लेकिन बात यह है कि ये सबके सामने है कि एक पहले इस सूरत हाल का अगर हम थोड़ी देर के लिए तज्जिया करें, इस वक्त जो है एक आदमी जो अपने करप्शन का पैसा बचाने के लिए इस मुल्क के हर इदारे को दाव पे लगाने को तैयार है और जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, उसने अपने आप को घेरे में लिया हुआ है, यानी अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए हैं वो जहनी नाबालगान जिनको ना इस मुल्क की कोई कदर है, जिनको ना आइन की परवाह है, जिनको ना इस मुल्क के इदारों की कोई परवाह है, और वो इस तरह जैसे बच्चों में एक होता है वफादारी का कॉन्सेप्ट कि जी चाहे कोई असूल टूट जाए, कुछ हो जाए, मैं तो इसका दोस्त हूँ। बात यह है कि हमारी सबसे पहले दोस्ती पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, फिर बाकी चीज़ें सियासी पार्टियाँ ये उसके नीचे आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरा ये देख रहा है कि एक शख्स की करप्शन को बचाने के लिए उसके दीगर साथी जिनमें से मोस्ट ऑफ देम शख्स को मुंतखब किया गया है, वो क्या करें, उसको वोट मिले हैं, उसको लोगों ने मुंतखब करके ऐवानों में पहुंचाया, उसको इस तरह तो नहीं कि अब नहीं पसंद है जीएचक्यू को, अब नहीं पसंद है अदालत को, तो उसको निकाल दिया जाए बाहर। ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई तरीकेकार तो होना चाहिए ना, जो मियां साहब ने सजेस्ट किए वो तरीकेकार तो है। बहरहाल नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ पहले उसको समझ लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अदालत के पास इनको निकालने का कोई जरिया था जब ये इलेक्ट हुए, उस वक्त तक एनआरओ वाली जजमेंट नहीं आई थी। अब एक जजमेंट आ गई है, उस जजमेंट पे बारहा गौर किया गया है, उसके बाद इनके अपने जो समझ रखने वाले लोग जैसे चौधरी एतजाज हसन हैं वो इनको समझा रहे हैं कि जनाब एक खत लिख दें। लेकिन एक शख्स जो है, अब उस पर देखें, मुझे इस पे एक और ज्यादा अफसोस होता है। एक खातून जो इस मुल्क की लीडर थी वो शहीद हो गई। अब ये कहा जाता है कि उनकी कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे। फिर बात यह है कि आप जिंदा सलामत मौजूद हो, नाम तो सब आपका लेते हैं, आप एक खत लिखने में जहां पे आपके नाम पे पैसे पड़े हैं, आपको इतराज क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि मुल्की मफाद को कुर्बान किया जा रहा है और इस पे मैं समझता हूँ ये और यहाँ तहरीके इंसाफ मियां साहब के साथ खड़ी है, ऐसा ही है ना? हम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के इदारों के साथ, आइन के साथ खड़े हैं। कोई मसला नहीं है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक से आएंगे, इस पे बात करेंगे क्या पाकिस्तान का शाराए दस्तूर का डी चौक तहरीर स्क्वायर बन सकता है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। शहजाद चौधरी साहब हमें अभी छोड़ के गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें तस्दीक की हमारी इस पॉइंट की, शाहजी और जज साहब के, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने की बात है, 190 की बात होगी तो कोर्ट के साथ फौज खड़ी होगी। ये बात दुरुस्त है? नहीं बीबी, देखे ना, गुजारिश ये है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखे ना, बात बड़ी सीधी सी है कि इस वक्त अदालत का एक ऑर्डर है जिसको इम्प्लीमेंट होना है। तो क्या देखें ना, अगर कमीशन की बात एक ऑप्शन में है, वो तो चलो मेरी समझ में आती है कि हुकूमत के इख्तियारात इस हवाले से कमीशन को दे दिए जाएंगे और कमीशन विद द बैकिंग ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो एक लेटर लिख देगी ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। लेकिन देखें ना, क्या इसका ये मतलब है कि उधर को कर्नल आएगा, हाथ में उसके पिस्टल होगी और वो सेक्रेटरी जो लॉ है उसके इधर रखेगा और कहेगा लिखो लेटर? लेकिन ना ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो मगर लेटर लिखने से क्या मामला हल हो जाएगा शाहजी? मैं समझता हूँ कि अब बात निकल गई। अब ये सिर्फ लेटर लिखने से मसला हल नहीं हो सकता क्योंकि मामला बहुत आगे चलेगी। यानी क्या हो सकता है इसके बाद भी? और क्या जो लार्जर बेंच है वो इस जो 6 ऑप्शंस दिए इससे बाहर भी निकल सकती है कहीं? देखिए जी, लार्जर बेंच भी इसलिए कहा गया, देखो ना, ये ऑलमोस्ट जजमेंट है मेरी नजर में, मतलब जो मैं इसको समझता हूँ कि ये जजमेंट है। सिर्फ इसका आखिरी पैरा जिसको हम वो ऑपरेटिव पैरा कहा करते हैं वो नहीं है, वो पीछे रखा हुआ है। अब वो 7 रुकनी करे या 17 रुकनी करे या किस अंदाज से वो करेंगे और क्या करेंगे, ये तो खैर उनकी हद तक है, लेकिन मामला बहुत आगे चलेंगे। लेकिन नासिर मुल्क साहब को करना पॉइंट, वो जो ये तो एक सॉफ्ट मैसेज है ना, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? हर दलील उसको सुनते हैं बड़े आराम से और बड़ा माहौल ठंडा होगा। ये तो इसका मतलब है चीजें नॉर्मलाइज हो। नवाज शरीफ साहब को भी इक्विट इन्होंने किया था। अच्छा, वो तो देखे ना जी, वो तो जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं और मैं बड़ी विजडम वाली जजमेंट है। ये नहीं कि हमारा दुनिया उस दुनिया से तल्लुक है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरती से इन्होंने। लेकिन आप देखें ना, फिर ये जो टर्बुलेंस होगी फौरन ये हुई है
प्राइम मिनिस्टर साहब के उस स्टेटमेंट से। उनके नॉर्मल हालात में शायद अगर वो सेक्रेटरी को सैक करते तो कोई बात नहीं थी, होते रहते हैं जिस तरह आपने बताया कि होते रहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल इस अंदाज में आ जाना। नहीं सर, आम सेक्रेटरी को और एक रिटायर्ड जर्नल को सेक्रेटरी जो हो उसको सैक करना बड़ा मानी रखता है। मैं कहता हूं आपकी हुकूमत ने तो ये किया था ना। मैं अर्ज करता हूं उसके बाद क्या हुआ था, जरा वो बता दें लोगों को। नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि नॉर्मल हालात में होता है तो कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पावर जिसके पीछे मैंडेट होता है लोगों का, उसमें भी बड़ी ताकत होती है। लेकिन अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं, जिससे मैं पहले अब कर रहा हूं कि इतने बिगड़ गए हैं और इतने ओपन नेकेड हो गए हैं पूरी दुनिया में कि ये इसके बगैर कोई हल नहीं है, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि इस मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। अच्छा, ये सेक्रेटरी दिफा को क्यों सैक किया गया? क्योंकि जाहिर है कि फारूक अमजद मीर साहब एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्रिएट हुई थी इस ऑफिस से। अगर वजीर आजम ने सैक कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, वो जो मर्जी करे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार देता है। इस पे इतना गुस्सा, इतना रिएक्शन क्यों? आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोई गुस्सा, कोई रिएक्शन किसी ने किया नहीं है। और अगर आपको सर, ये प्रेस रिलीज फौरन आई है, ये प्रेस रिलीज फौरन आई है। मेरी सुन लेना पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद दिन पहले इन पे एक इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने स्टेट विद इन द स्टेट बनाई हुई है। तो ये इल्ज़ाम जो है ये बड़ी सीरियस नौयत का इल्ज़ाम था। जब आप किसी को इल्ज़ाम लगा के निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इंक्वायरी करानी पड़ती है। ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर की स्वीट विल पे आ गया है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी का जो है वो मनसूख करना है तो आप कर दें, लेकिन जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसके बाद इंक्वायरी नहीं कराते तो फिर वो दूसरा मैटर है। लेकिन मैं एक और तरफ आपका इशारा आपको देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो आज आ गया है, हुकूमत शायद कोई शरारत करना चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट का 190 की पावर जो है वो सारे इदारों को बुलाने की समेत फौज के, वो जो है वो शायद उनका ख्याल है कि रूट होनी है वजारत दिफा की तरफ से। और वहाँ पे उन्होंने द मोस्ट ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस गवर्नमेंट नरगिस सेठी को लगाया है ताकि वो इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले करें और इनको कोई ख़तरा उस तरफ से ना रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उस पर हमको जोर आजमाई करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तमाम इदारों में से किसी एक इदारे को जो वजारत दिफा के तहत उसको। अच्छा मीर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम शेरपाव साहब, आपके भी राब्ते हुए हैं मियाँ साहब से, क्या बन रहा है और पॉलिटिकल फोर्सेस क्या सोच रही हैं? आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा ख्याल है कि हालात बहुत संगीन है और जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सोच नहीं रही कि इसके नताइज क्या होंगे। नताइज जो है वो मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए तबाहकुन होंगी और उसके लिए मेरा ख्याल है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर जो इत्तेहादी हैं उनका एक अहम रोल है, क्योंकि वो हुकूमत के साथ हैं। वो उनको चाहिए कि वो हुकूमत को मशवरा दे कि इसको डी एस्केलेट करे और ये जो सूरत हाल बनाई है, अगर नहीं करते हैं और वो साथ ही देते हैं तो हम उनको बराबर की शरीक समझेंगे इसमें कि भाई वो इस क्राइम में बराबर के शरीक हैं। उस लिहाज से आपका मियां साहब से क्या राब्ता हुआ है? क्या नए इंतखाबात के हवाले से बात हुई है और किस स्पेशल बिल्डअप करना है उसके हवाले से बात हुई है? जी, मियां साहब ने टेलीफोन किया था और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा कि ये क्या करना चाहिए। तो हमने तो ये तजवीज़ दी है कि इस पे बैठ के कल अगर वो आ रहे हैं इधर तो हम बैठ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करने चाहिए कि क्या मुल्क को जो मसाइल या जो मुश्किलात हैं और जो इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और अपोजिशन का एक रोल बनता है, वो हम चाहते। जी, वो आप करने को तैयार है। मुझे ये बताइएगा कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर दो सूरतें होती है, जमहूरियत या आमरीत, तो आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? उन्होंने कहा जमहूरियत। तो आपका झुकाव किस तरफ होगा? क्या कहेंगे आप इस कन्फ्रंटेशन में? बिल्कुल यकीनन जमहूरियत की तरफ, और हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि फौज मुदाखलत करे और या फौज को प्रोवोक किया जाए। ये तो प्रोवोकेशन है जो उन्होंने किया है, तो वो भी हम नहीं चाहते हैं। और हम अपील सबको करेंगे और सबको ये कहेंगे कि भाई ऐसे इकदाम किसी फरीक को भी नहीं लेना चाहिए जिससे जमहूरियत डिरेल हो। वो किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए हमने कोशिश करनी है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप वो कर रहे थे हमारे साथ शेरपाव साहब का ये कहना है कि हम जमहूरियत के साथ खड़े होंगे और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस सूरत हाल को खराब करे। कल मीटिंग भी है पाकिस्तान की सियासी फोर्सेस और खास करके अब उनका ये कहना है कि इत्तेहादियों को फैसला करना है। आपके ख्याल में इत्तेहादी क्या कर सकते हैं? इत्तेहादियों ने ऑलमोस्ट आधे इत्तेहादियों ने फैसला कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कह दिया कि उन्होंने कहा हम आपको कि इस उलझन में जो आपने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी है आर्म फोर्सेस के खिलाफ या उस अदारे के खिलाफ, हम आपके साथ नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। अगर वही इस तरफ देखें JUI जो मौलाना फजल रहमान साहब है उन्होंने भी कह दिया और वो वैसे भी बाहर है हिज़्ब इख्तिलाफ में, MQM का इजलास जारी है। तो मेरा तो ख्याल है कल ये जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकती है। नहीं, नो कॉन्फिडेंस को भी छोड़े, नो कॉन्फिडेंस तो बड़े दूर की बात है ना। अब तो इनके लिए कॉन्फिडेंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो ये कह रहे हैं कि आज हमारी मीटिंग हुई है और कल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब पे या प्राइम मिनिस्टर साहब पे, मैं आई डोंट थिंक, मुझे तो डाउट है इस बात का कि कल ये इस बात की सिंपल मेजॉरिटी भी ले सके। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने तो उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन बात ये है कि बातें ये हो रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, लेकिन कल मियां साहब यहाँ आ रहे हैं, सब उससे उनसे मिलेंगे, शेरपाव साहब मिलेंगे, फजलुर रहमान साहब मिलेंगे, तो एक आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरा रास्ता मियां साहब फ्राहम कर दें एहतजाज के अलावा? देखिए ये तीसरा रास्ता जो है वो आपस में देखो, इस वक्त एक सूरत हाल तो है कि इस मामले को ठंडा करने के लिए इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है ना किसी मिनिमम एजेंडे पर जरूर आ जाना चाहिए। देखिए ना, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मिसाल के तो बार बार कहा जाता है कि फौज ये कह रही है कि हम टेक ओवर नहीं करेंगे। मुझे इस बात का इस बयान की समझ भी नहीं आती। वजह यह है कि देखिए ना, आइन में ये लिखा हुआ है ना कि आप ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर आप तो आप ये बयान अगर देते हैं तो इसका मतलब शकूक व शुबहात है। देखिए ना, बाद औकात मिसाल के तो ये भी कहा जाता है कि अगर कर दिया तो हम वैलिडेट नहीं करेंगे। देखिए 18वीं तरमीम के बाद आप कर नहीं सकते। देखिए ना, तो ये हमारी हिस्ट्री उसकी वजह से मेरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को इस वक्त कम से कम एक पॉइंट पर जरूर इकट्ठा हो जाना चाहिए। ठीक है ना जी। और दूसरी बात है कि अल्टीमेटली इलेक्शन तो होने हैं, 4 साल भी गुजर चुके हैं, आखिरी साल वैसे भी जो है वो इलेक्शन ही की तैयारी का होता है, और वो अभी तक तो इनके पास शायद कोई प्रोग्राम भी नहीं है जो हुकूमत चला रहे हैं, तो अभी इन्होंने मजीद क्या करना है। लेकिन अगर ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, और एक बात बता दूं, गर्मियों में इलेक्शन नहीं हो सकते, या तो आपके मार्च नहीं, अभी भी सारा काम हो जाएगा अगर आप विल होगी। तो इस वक्त जो है ना, नादरा जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड का काम जो है बहुत वहां पर स्लो हो गया है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी वो किया हुआ है, सारा कर दिया। तो ये हो सकता है, तो भाई अगर ये अनाउंसमेंट अगर मिसाल अक्टूबर की भी वो कर दे तो हो सकता है कि फिर जो पार्टियां थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, फिर उस तरफ चल पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल ये फौरी तौर पर ये जो लेटर वाला इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश है, इसके बारे में बड़ी तरदीद कर दी है एतजाज साहब ने कि उनको हुकूमत ने बिल्कुल राब्ता नहीं किया। और एक चैनल पे वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि लेटर लिखना है या नहीं लिखना, और कोई उनसे कंसल्टेशन, तो ये मामला तो खत्म हो गया ना। अब ये बताइए, पार्लियामेंट के अंदर आज मियां साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसी चीज पे, इसका मतलब है NRO अगर पेश किया जाता है, वैसे वो हो सकता है क्योंकि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हो सकती। NRO को पहले इसी पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया हुआ है कि इट्स ए बैड लॉ, इट्स ए ब्लैक लॉ, वो तो फर्क किया हुआ है। अब पार्लियामेंट में कल ये क्या कर सकते हैं, इतने बड़े माज खोलने के बाद, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल और दीगर अदारों से टक्कर लेने के बाद ये आ जाते हैं, और इनके मशीर वो हैं कि जो बिल्कुल जल्दी पे तेल फेंकने वाले हैं। उन्होंने टीन पकड़े हुए हैं पेट्रोल के, और वो फेंकते हैं, और अपने मुल्क के लिए भी और अपनी हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। कोई बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़िया कह दिया, मैं समझता हूं ये हम ऐवान में नहीं होने, कोई बिल्कुल कोई रेजिस्ट करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रेजिस्ट करेगी, ये अल्फाज है उनके, इसलिए वो अच्छा मैं जल्दी से शाह जी, अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन अनाउंस कर दे हुकूमत, सेनेट इलेक्शन दे देती है, उसके बाद फौरन कहती है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं, काबिल कबूल होगा आपके लिए? देखिए जी, बिल्कुल, ये तो जब डिमांड कर रहे हैं, और हाल यही है बीबी, मुझे कोई दुनिया मतलब सेनेट इलेक्शन होने चाहिए। मैं इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जनरल जो इलेक्टोरल कॉलेज है, पीपल्स पार्टी तो यही सोच रही है ना कि सेनेट इलेक्शन वो करवा दे 17-18 फरवरी को, और उसके बाद फिर वो जी मेरा उसके बाद आम इंतखाबात, वो तो शेड्यूल प्रोसेस है ना, आम इंतखाबात। इलेक्टोरल कॉलेज जो है मुल्क का, जो बड़ा फैसला करने की जिसके पास पावर है, 18 करोड़ अवाम और 18 साल का वोटर। लेकिन असल मसला जो है वो वजीर आजम या हुकूमत का नहीं, असल मसला सदर जरदारी का है। उनको कैसे लगा? हमने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था
कि डुअल ऑफिसेज वाला फैसला पड़ा है, हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके जरिए से सदर जरदारी को हटाएंगे। क्या ये मुमकिन है? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।